थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडे सेशंस। हर बार की तरह हम लोग वेरी शॉर्ट एंड क्लिप्स में इस बार 15-20 मिनट का एक मंथली मार्केट अपडेट्स करेंगे एंड बताने की कोशिश करेंगे कि इस अपडेट के जरिए इंडियन इक्विटी मार्केट किस शेप पे है, आगे कैसा दिख रहा है हम लोगों को, आगे यहाँ से जाएगा और यू एज एन इन्वेस्टर आप लोग को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मूविंग अहेड हम लोगों का 4 हिस्से में प्रेजेंटेशन होता है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमी, देन गो फॉर यूएस इकोनॉमी, देन इंडियन इकोनॉमी एंड देन इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे आएंगे। तो अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करूं तो सप्लाई चेन जो प्रेशर हम लोगों का बीच में आए थे, जिसके कारण कोविड के कारण स्पेशली ये हुआ था, आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है, और जिसके कारण इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गए थे। अब ये सप्लाई चेन प्रेशर काफ़ी लो है। अगर आप डेटा को देखोगे इट इज नियर नेग्लिजिबल, सो सप्लाई चेन प्रेशर नहीं है। इन्फ्लेशन अभी जो मार्केट में है दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन विच वाज यूज्ड टू हैव अर्लियर। बट जो प्रॉब्लम जो है ग्लोबली, इंटरेस्ट रेट अभी मल्टी ईयर हाई है। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को देखोगे, ब्राजील को देखोगे, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो जैन फेब 2022 का है एंड जो आपका ग्रे लाइन है वो अगस्त का लाइन है। तो हर जगह पे अगर देखोगे इन्फ्लेशन हैज गॉन हाई। इवन इन इंडिया द इन्फ्लेशन इज 6.5%, यूएस का इन्फ्लेशन 5.5% है इस टाइम पे। सो ग्लोबली द इंटरेस्ट रेट इज एट मल्टी ईयर हाई। आज का टॉपिक में आपको ये वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इन्फ्लेशन ऑन अ वे थोड़ा सा साइन ऑफ किया है कि ईजिंग आउट के लिए। इंटरेस्ट रेट हाई है, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, बट पहले से थोड़ा सा ईज आउट करने का साइन दिखा रहा है। तो जिसके कारण ये है कि ये फार्दर और डिक्रीज होगा इन्फ्लेशन, तो वी कैन सी द इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन। बट ऐसा क्या होगा आगे चल के हम देखते हैं। हमें पता है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एक दूसरे से लिंक्ड है एंड जब तक इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा आपका मार्केट में एक्चुअल टर्नओवर आपको दिखने के चांसेस नहीं मिलेंगे। तो इसके डेटा को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल ग्रोथ जो है इट इज स्लोइंग डाउन ऑब्वियसली। जब तक ग्लोबली, ये अभी ग्लोबली की बात कर रहे हैं, जब तक ग्लोबली हम लोग का इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, तो ग्रोथ ज्यादा नहीं आ सकता। अगर आप ग्लोबल प्रोजेक्शंस को देखोगे 2024 को लेके आउटपुट को देखोगे, इट्स मोरलेस इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 2022। यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रोथ काफी कम हो जाएंगे एंड इंडिया in the only one country in the actual globe where we can see there could be a rise in growth from 2023 से मुकाबले 2024 में। Bearing that, very few countries का जिसका growth आपको दिखेगा and most of the company will have a degrowth overall globally. Going ahead, central bank are sinking their balance sheet, which is quite evident because आपका interest rate ज़्यादा रहेंगे, inflation के कारण आपका ये balance sheet shrink हुआ दिखेगा। Flows over the globe, what we are seeing that the flows of money are moving from cash to equities. The data has been there. Even in the Indian equity market also, we have seen that more money is coming towards the equity. This is a global trend happening. China slowdown is really a cause of concern. China का जो डेट्स है आज के टाइम में विच इज अ रिकॉर्ड हाई। इवन जब मैं आपको यूएस का भी डेटा दिखाऊंगा विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी क्राइसिस सिचुएशन इन यूएस। तो चाइना का एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे, एक्सपोर्ट टू सर्टेन कंट्रीज रशिया में बहुत ज्यादा है। सो द कंट्रीज विच वेयर द एक्सपोर्ट इज हाई दे आर आल्सो एट अ मच रिस्कियर। इंडिया का उतना ज्यादा नहीं है, सो वी विल नॉट बी एबल टू हैव वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ चाइना गेटिंग इनटू अ डेट क्राइसिस। FDI इनफ्लो टू चाइना ओवर द पीरियड हैज फॉल। 2022 कोविड के बाद आपका FDI इनफ्लो अगर आप देखोगे तो इनफ्लो FDI का बहुत सारा कम हुआ है चाइना में। नाउ कमिंग टू द यूएस इकोनॉमी। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में हम लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट रेट हाई है, वर्ल्ड इकोनॉमी इन्फ्लेशन हाई था, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है बट अभी भी स्टिल काफी ज्यादा हाई है। चाइना इज बिकम अ वरीसम नाउ बिकॉज ऑफ हिज इंक्रीजिंग डेट्स एंड चाइना का जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है जिसमें इंडिया कम है, बाकी कंट्रीज में रशिया वगैरह में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है, तो दे कैन ऑल्सो सफर बिकॉज ऑफ द चाइनाज डेट क्राइसिस। यूएस इकोनॉमी की तरफ हम चलते हैं। यूएस इकोनॉमी में फेड इज मेंटेनिंग अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। रेट अभी भी काफी हाई है यूएस में। इन्फ्लेशन इज स्टेडीली डिक्रीजिंग। अगेन यूएस का इन्फ्लेशन अगर आप डेटा को देखोगे विच हैज बीन स्टेडीली डिक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। सी इफ यू कैन सी द डेटा, इट इज स्टेडीली डिक्रीजिंग।
core inflation, although the overall inflation is decreasing, but the core service inflation is still high, which is also high in India, but the US ka service inflation is still very high. Last decade US inflation mirrors 1966 to 1967. अभी जो US का inflation है, although we have seen it is decreasing, but it is mirroring to the 1966 level. US का जो inflation rate है. US government debt to GDP is now at a world all-time high, World War II level का high है. आपको मैंने चाइना का डेटा दिखाया जहां पे चाइना का डेट क्राइसिस इज ट्रिमेंडस. सिमिलर थिंग हैपनिंग इन यूएस आल्सो. यूएस का अगर आप डेट देखोगे, वर्ल्ड वॉर 2 में जो डेट था, डेट टू जीडीपी रेशियो था यूएस में, अभी उससे भी ज्यादा है. सो यूएस गवर्नमेंट इज लिटरली इनटू अ डेट ट्रैप. अगर आपको फर्दर डेटा दिखाऊं, ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट का जो वाइडनिंग है. अगर आप देखो यूएस इंटरेस्ट पेमेंट एंड यूएस टैक्स रिसीट, इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे है, टैक्स रिसीट यहाँ पे. सो देयर इज अ ह्यूज गैप. सो व्हाट इज like this is like what are the income that we are earning and what are the expenses that we are doing. There's a huge gap in between. That is the reason the fiscal deficit US का बहुत ज़्यादा high है, and that is the reason उसका debt continuously it is increasing and increasing. डेट के अगर स्ट्रक्चर देखोगे, हाउस होल्ड डेट में 17.1 ट्रिलियन, मॉर्गेज में, ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड्स में देयर आर ह्यूज डेट्स. एंड यूएस में क्रेडिट कार्ड का जो हम लोग कहते हैं कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट क्या है, देखो यूएस में अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे, इट इज अगेन द सेम थिंग, इट इज ह्यूज, इज 25%. ओके, सो दैट्स हाई. So US basically running into a very tightened debt situations. Okay, US housing is remaining a concern. Most of the people, because of the higher debts, they're not able to take the mortgage further. US yield curve is most inverted since 1920 1979. Fed recession fear near 40-year high, which is quite evident. देखो ये डेटा जब तक आपका डेट रिडन रहेगा, आप समझो ये चीज को, अगर आपका पर्सनल लाइफ में भी डेट का ज्यादा होता है, सो you will have a very difficult growing at this stage. The similar thing happened with the US also. Inflation, although it is reducing, it does not reduce further. So उसका interest rate अभी भी high है. They cannot reduce the interest rate, नहीं तो inflation ऊपर चले जाएंगे फिर से. Secondly, they have a huge debt problem happening. So because of these two factors, the Fed, Central Bank of US, is thinking that they will go to a recession. And अगर US recession गया तो उसका impact globally होगा. इंडिया में क्या impact होगा नहीं होगा हम बाद में चल के देखेंगे. So what will happen to the US increasing debt is that the next generation of US, they will actually suffer. We all know that what happened to the Southeast Asian countries. China का जो debt का issue है, China internally, आप देखोगे, आप जो श्रीलंका का situation है, श्रीलंका is mostly in the debt countries, debt-ridden countries, and mostly Chinese investment is lot out there. Similar thing happening with Africa also. So अगर आप debts पे रहोगे तो it will be difficult. So that is the reason why I'm saying that US का future generations will suffer because of the huge debt crisis which is happening there right now. अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी में. तो हम लोगों ने आपको दिखाया ग्लोबल इकोनॉमी क्या सिचुएशन में है, यूएस इकोनॉमी क्या सिचुएशन, इंडियन इकोनॉमी क्या सिचुएशन में है. डेटा के साथ आप इसमें जज कर पाओगे कि वेयर वी आर करेंटली एंड यहाँ से मार्केट या आपका इन्वेस्टमेंट कैसे परफॉर्म कर सकता है. नाउ इंडियन इकोनॉमीज ग्रोज फास्टेस्ट इन द फोर्थ क्वार्टर. अगर आप जीडीपी ग्रोथ को देखोगे, FY24 एंड FY23 है. ओके, सो अप्रैल जून का डेटा है. आप देखोगे यहाँ पे रियल जीडीपी ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड. तो मोस्ट ऑफ द सेगमेंट जैसे फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज में इसका भी इंक्रीमेंट हुआ है. कुछ सेक्टर्स में इसका डाउनफॉल है, बट स्टिल तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर ज्यादा हुआ है ईयर ऑन ईयर. इंडियन जीडीपी ग्रोथ इज हाईएस्ट सिंस कोविड-19. सो अगर आप क्यूमुलेटिव फिगर है ये वाला चीजें, कोविड-19 से लेके अक्रॉस ऑल ग्लोबल कंट्रीज को देखोगे, सो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है. हेडलाइन इन अगस्त, इंडिया रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी. Moody's raises India's GDP forecast to 6.7%. Retail inflation surges to 7.44%. Corporation tax mop-up slips 14%. Total tax collection in Q1 rises 3.38%. We quickly move on करता हूँ. Doug, although we are having a very prominent GDP growth, but there are certain factors which can disturb the Indian economy.
सो वो क्या फैक्टर है? एक मैंने आपको ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बताया, चाइना का डेट सिचुएशन एज वेल एज द यूएस डेट सिचुएशन। सेकेंडली, ऑयल प्राइसेस स्टार्टेड मूविंग अप, अगर आप थोड़ा सा डेटा को देखोगे आगे चल के। एंड देन दिस ईयर we have a 10% deficit in rainfall in India overall. Rural recovery is under cloud and IT sector hiring expected to go down. क्यों go down होगा? Because we know what is happening in Europe and USA and most of the ITs have been exported. So that has been a real cause of concern. So these are the certain clouds which are gathering in India. But can this affect the overall Indian economy? Let's see. इकोनॉमिक एक्टिविटी above प्री कोविड लेवल। करंटली द इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज above प्री कोविड लेवल। पावर डिमांड इज इंडिया इज also higher. GST collection consistently we are crossing 1.5 trillion every month. So that data has been already showed up here itself. Capacity utilization is a 15-year average, while corporate leverage is a 15-year low. So what I talked about corporate leverage is debt equity ratio. So if you see the debt equity ratio in corporate, so which is a 15-year low. So if you see the data here, which is the 15-year low from the higher side, which is a very prominent side. If you take into considerations corporate balance sheet. Government continues to increase the capex. This is an interesting data point. कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेंड अगर आप देखोगे 2005 से लेके 2023-24 तक का, इट हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग. ओके, so that is a very positive side because the more and more government do capital expenditure, it will actually help future generations to come up with and future economy to boost up from here. Listed companies capex growth year on year surpasses year on year GDP growth in recent year. So listed companies का जो capex है, BSE 500 कंपनीज का जो कैपेक्स है, ये रेड लाइन है देखो, एंड नॉमिनल जीडीपी का लाइन ब्लू है. इट हैज ऑलरेडी सरपास द नॉमिनल जीडीपी रेट. प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट इज राइजिंग. अगर आप गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट को देखोगे वीजा प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट के देखोगे, इंडिया में काफी ज्यादा गैप है एंड इट हैज बीन राइजिंग कंसिस्टेंटली. रियल एस्टेट का जो साइकिल है, वी ऑल नो दैट इट हैज बीन रिड्यूसिंग बट इट हैज स्टार्टेड पिकिंग अप रिसेंटली. Okay, so that's also a positive side. Financial sector का health is sound. These data point is important. मैं थोड़ा सा वेट करूंगा इस डेटा पॉइंट पे. अगर आप ग्रॉस एडवांसेस पे देखोगे 2002 से लेके 2023 तक का डेटा है. अगर आप ग्रॉस एडवांस को देखोगे, इट हैज इंक्रीज्ड. एनपीए को देखोगे, which is used to have 11% in 2002, it is come down to 3.59%. Net NPA 5.8 से लेके 1%. And average CRAA cash reserve ratios, it has also increased. So overall अगर देखा जाए तो financial sector is extremely good, which actually tells us that how our economy is performing. Customer sentiments are rising. ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. इंडिया में Indian trade deficit eases from its recent peak. Strong support from service sectors, service export. अगर आप significant pickup already seen in service exports. रेनफॉल स्लाइटली बिलो एवरेज लेवल. मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बार का रेनफॉल थोड़ा सा एवरेज से नीचे है, विच कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न गोइंग अहेड. अगर आप मॉनसून को देखोगे बिलो एवरेज, सो दिस इज द डेटा पॉइंट यहाँ पे. तो नॉर्मली रेनफॉल इन अगस्त हैज बीन ब्रॉट द ओवरऑल नेशनल डेफिसिट टू 10%. मैंने आपको पहले ही बोला था, ऑल इंडिया वेटेड रेनफॉल एवरेज एक्चुअल 629 है, नॉर्मल 700 होनी चाहिए. सो इट हैज बीन अ डेफिसिट ऑफ -10%. सो डेफिसिट ऑफ 10% ओवरऑल इन इंडिया. स्लाइटली कॉज ऑफ कंसर्न है, बट नॉट टू वरी मच अबाउट इट. Kharif showing same as last year, pulses lag. Manrega demand high, surpassing COVID and last year. Indian IT sector hiring expected to go down. मैंने आपको पहले ही बताए थे, IT is one of the sector which actually give a lot of employment generation in India. So which is expected to go down. Most of you who have invested in IT stocks, they know the reason for that and they know what is the share price right now moving across. So आपको मैंने US and Europe का डेटा दिखाया, उससे quite evident है those countries are going into recessions. मैं recessions नहीं बोलूँगा, अभी तक 3-4 quarters का डेटा नहीं आया, but they are in a stress because of heightened debts, because of heightened interest rate and heightened inflation out there.
ऑयल प्राइसेस देखो, ये ऑयल प्राइस का डेटा मैंने आपको पहले ही बताया. ऑयल प्राइस इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड इट हैज राइजन इन द लास्ट 20% इन द लास्ट 3 months. अगर आप ऑयल प्राइस को मेजर करोगे, थोड़ा सा इसमें प्राइस आपका मूवमेंट अपसाइड की तरफ हुआ है. US Petroleum Reserve lowest since 1983. This is a good strategic data point. US Petroleum Reserve lowest since 1983. मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ. इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विल एड एज मच एज यूरोपियन. अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड को देखोगे 2030 का डेटा, यूएस का एक्सपेक्टेड है कि 27 ट्रिलियन जीडीपी से इट कैन मूव टू 35, whereas India 3.5 है, it can move to 7.5. So this is a strong data point. It's an IMF data. Now this data is important. I already told you in my earlier presentation that whatever the market capitalization is there, your stock market will move according to your market capitalization. It cannot move here and there. So if the today Indian GDP is 3.5, GDP and market capitalization more or less move towards sync with each other. The next slides actually will tell you a couple of slides later. So what happened is, if the Indian market in next 6 to 7 years grow more than double, 3.5 to 7.5 trillion. So what is going to happen is that your stock market will also grow more than double. So if the Sensex today is 67,000, you can expect stock market to reach. That's why I'm saying strongly that stock market will, Sensex will reach at 1,50,000 in 28 to 30. Similar thing happened with Nifty. It is around 20,000. You can expect it to reach around 45 to 50,000 in 28 to 50. So that's what is going to happen. This data, as far as the IMF data and all the data points that I showed you today. So by 2027 we can expect India to be at this range. China, we don't know. Geopolitical and how they maintain their debt crisis, that will depend upon whether they will grow this much or not. Moving on to the Indian equity market, Q1 F24 results are in line with expectations. अगर आप देखोगे sales में 13 companies out of Nifty Universe 50, 13 companies have above sales, ज़्यादा growth sales growth हुआ है. 32 में same हुआ है and 50 में lower sales हुआ है. अगर आप PAT पे देखोगे 19 companies का PAT profit after tax increase हुआ है, 18 का inline है, 13 का below है. So that's the numbers here. Earnings expected to remain robust. Will market cap follow? Obviously, मैंने आपको पहले ही बताए थे, earnings market cap is linked to each other. अगर आप market cap को देखोगे, यहाँ से market cap FY24 expected है 152 पे. So which is definitely Nifty 50 का data अगर देखूं, so they are expected to rise to that much of level, 20-24% from here itself. So, and even if the Nifty 500 index, so we can expect the market cap to rise around 10 to 15% from here itself. Okay, so that's the kind of growth that we are expected from here itself. Corporate profit to GDP above long-term average. अगर आप corporate profit to GDP का ratio देखोगे, which is above long-term average of 3.5 now. वैल्यूएशंस जो मेन पॉइंट आता है, आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे. अगर आप निफ्टी पी फॉरवर्ड 1 year फॉरवर्ड को देखोगे, विच इज अराउंड 18.4. सो टुडे एवरेज इज 18.4 एंड इट इज ट्रेडिंग आल्सो एट 18.4. सो कोई कहता है कि निफ्टी एट 20,000 लेवल कॉस्टली है. बिल्कुल कॉस्टली नहीं है. एज पर एज द डेटा from so many years, as far as the PE data, price to earning data, we are exactly trading at the fair value itself. We are not cheaper, we are not costly, we are exactly at the same level itself. However, आप अगर small cap funds में देखोगे, small cap index में देखोगे, we are actually at 15% premium level itself from the 1 year PE. Similar thing happened with mid cap also, which is like approximately 10% premium in mid cap space. So this data clearly tells you that if you are looking to invest right now, large cap will be a good prominent place, because that's where the market is not pricey. The small cap is 15 to 20% premium and mid cap is 10% plus premium happening. Moving on, market capitalization to GDP मैंने आपको पहले ही बताए थे. देखो इस टाइम पे market cap to GDP is 106, which is a normal as far as goes. Normally 80 के आसपास रहता नहीं है. हम लोगों ने लास्ट 3-4 साल से देखा है कि इट इज मोर ऑफ
100 plus and this thing. ये डेटा को अगर आप देखोगे यूएस भी, यूएस ड्यूरिंग द कोविड पीरियड वाज मच हायर, 140 150 के आसपास मार्केट कैप टू जीडीपी. नाउ इट हैज कम डाउन टू इट्स ओन एवरेज लेवल. इंडियन स्टॉक्स आर रेजिलिएंट. मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है. एफआई हैज डन एग्रेसिव बायर इन इंडिया इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. अगर आप एफआई को डेटा देखोगे इंडिया में, ये देखो अक्रॉस ऑल ग्लोबल, ताइवान से पैसा निकला हुआ है, ब्राजील से निकला, थाईलैंड से निकला हुआ है, इमर्जिंग मार्केट की बात कर रहा हूँ, इंडोनेशिया से निकला हुआ है, टर्की से निकला हुआ है. Most of the money are coming to India. So that's a very interesting data point. Last 4-5 महीने में इंडिया में we are having the most inflows coming up. Positive, जो बाहर के countries में नहीं हो रहा है. So FII, FPIs are also getting very positive about the Indian growth story. The exit is easy but entry is difficult. मैंने आपको पहले बताया था ये डेटा अक्टूबर 21 टू जून 2022. निफ्टी का देखो 10% में मूव किए थे, एफआईआई ने पैसा निकाले थे. अब इस टाइम में निफ्टी ने 22% चेंज किया यहाँ से लेके यहाँ तक. एफआई ने दोबारा डाला हुआ है. सो एफआई ने जब पैसा निकाले थे दैट वाज द रॉन्ग टाइमिंग, बट अभी इस टाइम एफआई इज कमिंग अप एग्रेसिवली टू द इंडियन मार्केट. Having said all this thing, मैंने आपको इंडिया के बारे में पॉजिटिव चीजें बताया, बट देयर कुड बी लिटिल बिट ऑफ बम्पी राइड अहेड. द क्यों, मैंने आपको यूएस का सिचुएशन बताया. यूएस globally we cannot remain aloof from what's happened in the globe. So there is an election coming. US in a deep crisis as far as the debt goes. Energy pricing, oil pricing are increasing. We have a lack of monsoon also, and MSCI rebalancing is happening. So we will have a bouncy ride, but that's what happened in equity market. We have seen for the last 20 years will happening. So what I mean to say that probably the next 1 year you can have a bouncy ride. The reason, primary reason, because US in a deep crisis. We have a monsoon deficit, but I don't think that will be a major issue. Election also will be addressed about the price which you are seeing in the stock market have mostly factored out in the May June election results. So globally the situation is it's a little difficult. That's why I'm saying the ride will be a little bit of bouncy. Energy price, we have to keep a close check about that, because that can actually shoot up our inflation, and as a rise the interest rate can also affect adversely towards that. So 17,000 level पे uncertain global macros, global liquidity tightening, risks to earning trajectory, supply of papers that could happen if it goes down. And positive side पे मैं देख रहा हूँ yields softening है, favorable Indian macros, election result as per the expectation. Indian macros are good. मैंने आपको numbers सारे दिखाए थे. So these are the positive factors, these are the negative factors, and it can fluctuate between these two numbers in the coming 4 to 5 months from here itself. Mid and small cap outperform large cap, media and tech lead the gainer pack. So if you see the data, month-on-month change, the mid-cap index and the technology index has risen while the other sector has fallen down. Market cap contribution of mid and small cap continue to expand. अगर आप mid and small cap का देखोगे, expand क्यों है? The reason because the mid and small cap में return बहुत ज़्यादा आया है पिछले 1-2 साल में, and that is why investor has pumped in a lot of money out there. So I will recommend that instead of going to mid and small cap, but the returns are looking very attractive, start moving funds towards the large cap where the price has not moved up in the last 1 or 2 years, because that's what the price looking very attractive. Increase in fundraising activity. This is data is evident because India में fundraise ज़्यादा हुआ है as far as पिछले 1-2 साल के अंदर. Total profit in rising market, clean up your portfolio. So what we mean to say that if you are having massive profit in any of your stocks, book the profit, wait for some correction to happen, and sit over cash and buy accordingly structurally as we suggested during the course of time. डेट मार्केट ओवरव्यू मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं. यूएस इन्फ्लेशन के लिए मैंने बहुत पहले बोल चुका हूँ. विल क्विकली मूव टुवर्ड्स दैट. Domestic price keeps retail inflation high. If you see the inflation in India में 5% है, but domestic retail inflation काफ़ी ज़्यादा है. Contribution to food inflation बहुत ही ज़्यादा है, and इसमें that is the reason we are saying this thing. Okay. So when we talk about the rainfall, squid rainfall, the pulses, the data is already showing that there has been deficit of rainfall and flood in certain parts of India,
and that is the reason we are having an inflationary pressure over here. RBI opted for hawkish pause because of GDP growth forecast and inflation projections, as the data suggests. Inflation, we will expect it to be ease out in days to come. जीडीपी फोकस्ड जो है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, मैंने आपको पहले भी डेटा दिखाए थे. लिक्विडिटी लो है, इट्स ओपनिंग शॉर्ट टर्म, इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा मल्टी हाई दिख रहा है यहाँ पे. आई विल क्विकली मूव ऑन फ्रॉम दिस लेवल. सो ओवरऑल समरी क्या है कि आपका जो डेट मार्केट में है, लिक्विडिटी Fed FII flow index inclusions, these are the positive factors. Fed rate hike क्यों होगा, मैंने आपको पहले बता थे. Fiscal slippages in Fed as well as in India, monsoon inflation, credit pickup. So those are the dicey factor which will remain. So that is the reason the rates will hover around 7 to 7.25% in a short time of period from here itself. Gold is one of the asset class which we feel that it is undervalued right now, and you should take a position in the gold if you do not have excessive gold in your portfolio. Okay, so agar aap dekho, gold price is offset because of dollar correction. Central bank demand has been offset by demand of OTC. Gold remain undervalued. We have already told you earlier that it has remained undervalued, radically undervalued over the time. So what we are recommending that if you are not overexposed in gold, you can try taking some position in gold in times to come. Falling Fed rate support gold prices. So that's all the data. I'll give you a couple of quick annexure reports which will help you determine what exactly happening. The data is small enough. The June 16 से लेके जुलाई 23 का मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, अगर आप किसी भी आइटम को देखोगे, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेवरेज, printing and production, all the factors which you can see, we have been growing. Manufacture of basic metals, manufacture of pharmaceutical medicine. So most of those indexes that actually has risen from the last 7 and 8 years. Average household income increase. Now this is a good data point. Now why I'm saying that, lot of money coming to the Indian equity market. 2010 से लेके average household income per annum, and it will rise from 5.24 in 2019 to 7.32 in 2030, which is a 1.4x time rise. So average household income जब बढ़ेंगे, तब obviously the more money towards come into the capital market. अगर आप elite को देखोगे, जिसका 20 लाख पर annum household income है, इसका परसेंटेज पहले अभी 19 में 3% था, अभी expected 20 में 7% होंगे. And the affluent है, जो 10 से 20 लाख पर annum के बीच है, this will move from 9% to 16%. And those are couple of data point which is I have shown it to here. So all the data point are showing that India will eventually grows over the period of 7 to 8 years from now on. And that is the reason a lot of money will come into the capital market, which will eventually help you realize that the stock and the index performances. Now, what happened in the last couple of years, we have seen that despite FIIs pulling out money, last 4-5 months when they are buying, but despite FI pulling out money, Indian market has not dropped because of this factor, because of a lot of people are buying into stocks and a lot of people are investing in the capital market because of the rising interest, rising income per household level. Corporate profit has been ahead of GDP. मैंने आपको ये डेटा पहले भी दिखाए थे. Capital flows favoring other emerging Asian market over China. So इमर्जिंग मार्केट में अगर आप देखोगे, आपको डेटा पहले भी दिखाए थे, इंडिया में ज़्यादा पैसा आ रहा है इंस्टेड ऑफ चाइना. चाइना में इनफैक्ट एफआईएस फ्लोज कम हुआ है आफ्टर द कोविड सिचुएशन हैपनिंग. इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट सिंस कोविड. निफ्टी स्मॉल कैप देखोगे, कोविड के बाद का अगर आप देखोगे, इंडिया का हर मार्केट अगर आप कंपेयर करोगे, संघाई कॉम्पोजिट से लेके किसी भी सेक्टर में आप कंपेयर करोगे, लेट्स टॉक अबाउट एप्पल टू एप्पल, निफ्टी 50 में 133% राइज किया है. संघाई में आप देखो 14% राइज किया है. जापान में 47%. सो if you compare with France and Brazil में 90%, US में 87%. So if you compare any of the market, India has risen much ahead than any of those countries. Okay, MSCI India's outperformance continues in June 2022. So that's all. I'm coming to the closing portion of my
presentation today. So what I mean to say by today is that, to summarize in very quick sentence, US is having a huge debt crisis, as well as the China. As a result of the US debt crisis, Fed will have to take a very strong step. We can expect Fed rate to go high in days to come. Because of the US debt crisis, we can see a global turmoil happening. The global growth rate, that is the reason IMF has reduced. India, coming back to India, we are macro, we are very strong. All the data points of the corporates are showing that we are going to make a massive profit. We are going to have massive growth from here. India household per capita income is also increasing. Those are the positive side. The government rules, regulations, reforms activities are pro development. Couple of negative factors along with US and global debt crisis is monsoon this year has been 10% lower than the average. Second, we are seeing a slightly inflationary cause of concern as oil prices risen up a little bit. So that could be a cause of concern. Indian employment generation could impact because of the IT company will be under stress for more few days to years to come. So those are the factors, and we have elections coming up in next 6 to 7 months. So that's the factor lies there. But having said that, since we are macros, we are very strong enough, bearing couple of movements in days to come, in months to come. I think in the next 5 to 6 years, we are extremely well poised. And any investors who are not willing to capitalize on this India's growth story will be left behind. So I strongly recommend that if you are having a huge profit, book some amount of profit, stay in cash, because we are going to see some bumpy road in next 5 to 6 months, and reinvest at lower level. If you made profit in small and large cap, basically, uh, park more money towards a large cap, because that's where the price is very attractive right now, as I showed you the data point. And don't invest at a time in equity market. Invest in staggered way in the next 5 to 6 months to take the advantage of the market volatility. Don't be surprised that the Sensex cost 70,000 by December itself. It is quite possible. And but yes, we can expect these movements from, if I talk about Nifty, that 17,000 to 21,000 ruble fluctuations can happen. Okay. uh, Thanking you. Stay healthy, stay focused, and stay invested. Keep watching the monthly market updates every month. We're going to share our data link in a WhatsApp group, in an email ID. Stay connected till then with us. Thank you very much. If you have any question, you can drop me personally in my WhatsApp. I will get back to you in that. Thanks.